हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स क्विज़। यहाँ पे 21 अक्टूबर के आज करंट अफेयर्स क्विज़ हम डिस्कस करेंगे और अक्टूबर की जो है 1 अक्टूबर से सारे हमने करंट अफेयर क्विज़ डिस्कस किए हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीक 1 एंड वीक 2 का करंट अफेयर जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, consider the following with reference to the UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change. So UNFCCC से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। So स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, the primary objective of the UNFCCC is to regulate the industrial pollution globally. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है UNFCCC का ये है कि ये रेगुलेट करना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को ग्लोबली। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें UNFCCC की, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उन्हें स्टेबलाइज करना। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ना कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रेगुलेट करना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The conference of parties or COP meetings take place under the UNFCCC every 2 years. So यहाँ पे every 2 years नहीं होती हैं इनकी मीटिंग्स, ये जो होती है एनुअली होती है। So हर साल यहाँ पे मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग जो होती है वो हर साल होती है, ना कि हम हर 2 साल में। So यहाँ पे एनुअली होगा, ना कि every 2 years. So यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, mandatory emissions cuts for developing countries is a key principle of the UNFCCC. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, सो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, इसका जो एक मेजर रीज़न है वो क्या है, डेवलप्ड नेशंस, ना कि डेवलपिंग नेशंस। सो यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस के लिए जो है ये मैंडेटरी है कि वो अपने एमिशंस कट्स जो हैं वो एमिशन में कट करें, मतलब वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है वो ज़्यादा ग्लोबल एयर पोल्यूशन ना हो। सो यहाँ पे जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑपरेट्स अंडर द UNFCCC टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे पूछा था कितने करेक्ट हैं। तो यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये ऑपरेट करता है UNFCCC के अंडर, और ये बेसिकली है किस चीज़ के लिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड ये बेसिकली है डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा ओनली 1। सो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statements are correct in respect of प्रधानमंत्री जन धन योजना? सो प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMJDY इज टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो बेसिकली प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो एक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अनबैंक्ड पीपल है, जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ में जैसे कि क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो अनबैंक्ड पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है PMJDY का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड टू PMJDY अकाउंट होल्डर्स इज ₹2 लाख। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों का ये प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स जो हैं उन्हें, अगर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उन्हें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी हमारे पास करेक्ट है। मेन ऑब्जेक्टिव है अनबैंक्ड पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकंड है यहाँ पे कि मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो मिलता है प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स को वो होता है ₹2 लाख। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल टू ओपन अप प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमसे करेक्ट पूछा था, सो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following initiatives have been launched by Quad countries to counter China's Belt and Road Initiative? So Belt China का जो एक ये
बेसिकली एक जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के लिए क्वाड कंट्रीज़ ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वाड कंट्रीज़ की, सो क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन से 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम क्वाड कंट्रीज़ कहते हैं। सो क्वाड कंट्रीज़ में 4 मेंबर हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो यहाँ पे क्वाड ने कौन सा जो है इनिशिएटिव वो लॉन्च किया है टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो वो है B3W। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। सो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है ये इनिशिएटिव है क्वाड कंट्रीज़ का। क्वाड कंट्रीज़ का बेसिकली ये है किस लिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और क्वाड कंट्रीज़ जो है ये अगर हम बात करें कि कोलैबोरेट कर दिए साथ में ऑन इशूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। सो यहाँ पे जो इन सारे एरियाज़ में जो है इन सारे इश्यूज़ पे क्वाड कंट्रीज़ कोलैबोरेट करती हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारा 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है कि काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है क्वाड कंट्रीज़ ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द 3 symbols that are commonly associated with the lady justice। so यहाँ पे the lady justice के 3 symbols पूछे कौन कौन से हैं। तो 3 symbols that are commonly associated with the lady justice। so lady justice बेसिकली ये है क्या, आपने देखा होगा कोर्ट में जो एक लेडी होती है जिनके वाइट कलर की जिनके आंखों में पट्टी बनती होती है, तो बेसिकली ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये लेडी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कहाँ से आया, तो ये लेडी जस्टिस जो है ये बेसिकली जो गॉडेस ऑफ जस्टिस हैं उनको रोमन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, सो लेडी जस्टिस कहा जाता था जस्टिटिया को। जस्टिटिया जो थी ये रोमन माइथोलॉजी में ये गॉडेस ऑफ जस्टिस माना जाता है और इन्हीं से जो है इन्हीं के नाम से निकला है द लेडी जस्टिस जो कि कोर्ट वगैरह में होती है। सो यहाँ पे जो सिंबल्स पूछे गए हैं तो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है क्राउन, स्वॉर्ड एंड स्केल। सो क्राउन नहीं होता है, एक तो स्वॉर्ड होता है, हाथों में तलवार होती है, स्केल्स तराजू उनके हाथों में होता है। सो ये दो जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, जो आंसर होगा वो होगा 2, ओनली 2। राइट आंसर इज ओनली 2। और एक चीज़ यहाँ पे 3 पूछा था और हमने अभी डिस्कस किया ऊपर कितना था, हमारा 2 आंसर सही है, यानी कि 2 चीज़ें, एक हो गया स्केल एंड एक हो गया स्वॉर्ड, और एक जो है थर्ड सिंबल है ब्लाइंड फोल्ड। और ब्लाइंड फोल्ड की अगर हम बात करें कि ब्लाइंड फोल्ड ऐड कब किया गया था, सो बेसिकली ये ब्लाइंड फोल्ड जो है लेडी जस्टिस के ऊपर आंखों पे ये ब्लाइंड फोल्ड ऐड किया गया था रिनाइसा के पीरियड में। रिनाइसा जब हो रहा था यूरोप में 14th सेंचुरी में, सो 14th सेंचुरी में सो ये ब्लाइंड फोल्ड जो है ये ऐड करके दिया गया था लेडी जस्टिस पे रिनाइसा पीरियड के टाइम पे। सो यहाँ पे स्केल्स की अगर बात करें तो स्केल जो है वो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। स्वॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्वॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंबलाइज करता है पावर एंड अथॉरिटी को, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्राइमरी मेथड है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का वो किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द मेन एडवांटेजेस ऑफ using green hydrogen as an energy source is that it has a high energy density compared to coal। so यहाँ पे ये incorrect है। although green hydrogen is an efficient energy carrier but it does not have a higher energy density compared to coal। so यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे थर्ड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का काम होता है, जो रोल होता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, वो क्या होता है कि वाटर को स्प्लिट करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर को स्प्लिट करता है इलेक्ट्रोलाइजर्स हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। सो जो आंसर होगा 1 and 3, आंसर होगा हमारे पास वो होगा 1 and 3, यानी कि ओनली 2 जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ amylase
एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी। सो एमिलेज एंजाइम का जो है वो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। सो द राइट आंसर इज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। सो मेन काम क्या होता है एमिलेज एंजाइम का, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना सिंपल शुगर में। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। सो एमिलेज एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और जो स्टार्च को ये सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है। और अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टू मेन टाइप्स होते हैं इसके, टू मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक होता है सेलिवरी एमिलेज जो कि प्रोड्यूस्ड होता है स्लेवरी ग्लैंड में, एंड सेकंड जो होता है वो होता है पैनक्रिएटिक एमिलेज। सो पैनक्रिएटिक एमिलेज जो होता है ये प्रोड्यूस होता है कहाँ, पैनक्रियाज में, और सिक्रीट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नाफेड। सो यहाँ पे नाफेड से रिलेटेड स्टेटमेंट है, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011 बाय द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर हम नाफेड की बात करते हैं तो नाफेड एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में, 1958 में 2 अक्टूबर 1958 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था नाफेड, ना कि 2011 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। एस्टैब्लिशमेंट कब है, 1958। सो ईयर आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, नाफेड इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। नाफेड जो है वो रजिस्टर है किसके अंडर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर नाफेड रजिस्टर है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। सो स्टेटमेंट 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। इसका एम जो है वो बेसिकली क्या है, प्रमोट करना कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स, फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग करना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, ये एम होता है नाफेड का। सो स्टेटमेंट 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 में, 2 अक्टूबर 1958, ना कि 2011। सो यहाँ पे जो हमसे पूछा है करेक्टली मैच्ड, करेक्ट मतलब करेक्ट कितने हैं, स्टेटमेंट जो है कितने करेक्ट है। सो यहाँ पे ये नहीं होगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे यहाँ पे कितने होंगे। सो द राइट आंसर इज ओनली 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड यहाँ पे हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये आधी स्टेटमेंट सही है, बट आधी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट में, अगर हम बात करते हैं स्टेट की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में अपॉइंट कौन करता है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के यानी कि गवर्नर, वो अपॉइंट करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, सो यूनियन टेरिटरी अगर हम बात करें तो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं सिर्फ जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी की, सो दिल्ली एंड पुडुचेरी में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर अपॉइंट करना होता है, दिल्ली और पुडुचेरी की अगर हम बात करें, सो दिल्ली एंड पुडुचेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। बट अगर हम फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बट यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, यहाँ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये अपॉइंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। वहीं अगर दिल्ली एंड पुडुचेरी की हम बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिल्ली एंड पुडुचेरी में कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। और स्टेट में तो पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलोकेट्स द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे जो है पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स को कौन एलोकेट करता है, सो ये एलोकेशन का जो काम होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, एलोकेशन का काम होता है चीफ मिनिस्टर का, ना कि गवर्नर का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ये पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है। सो हमसे यहाँ पे पूछा था करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो करेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2, नाइदर 1 नॉट 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहाँ पे कंट्रीज दी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर अमंग G4 नेशंस। तो यहाँ पे पूछा इन कंट्रीज में से कौन कौन सी G4 नेशंस है। अब G4 नेशंस की अगर हम बात करते हैं, G4 नेशन में कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं। सो G4 नेशन की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये G4 नेशंस होते हैं। G4 कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान है एंड जर्मनी है। तो यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, रशिया नहीं होता, चाइना नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा, यानी कि 2 ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियांट पांडास। सो जियांट पांडा से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, China is the only country in the world where they are found in their natural forest habitat. So यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि चाइना जो है ये ओनली कंट्री है इन द वर्ल्ड वेयर दे आर फाउंड इन देयर नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटेट। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं होगा, ये जो है IUCN लिस्ट में वल्नरेबल है। IUCN लिस्ट की अगर हम बात करें, IUCN लिस्ट में जो स्टेटस है जियांट पांडास का, सो ये है वल्नरेबल, ना कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ओनली 1। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा था, सो द राइट आंसर इज ओनली 1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।